नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का एन क्लासेस BW पर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं टेंस। और टेंस का जो टेंशन होता है बच्चों में, एक अलग प्रकार का जो टेंशन होता है, डर होता है, वो आज का ये वीडियो देखने के बाद हमेशा हमेशा के लिए जो है वो टेंस का टेंशन दूर हो जाएगा। ठीक है। और वीडियो जो है बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। बहुत ही बारीक तरीके से हम लोग लो लेवल से अपर लेवल तक टेंस को हम लोग समझेंगे कि टेंस क्या होता है, टेंस को किस प्रकार से पढ़ा जाए कि हमेशा हमेशा के लिए याद रहे। इसी चीज़ पर और इसी टॉपिक पर आज का यह वीडियो होने वाला है। सो वीडियो को अंत तक देखिएगा, अपने भाइयों बहनों तथा दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा ताकि वो लोग भी टेंस को सीख सके। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, टेंस का मतलब होता है, टेंस का जो मतलब होता है काल होता है। ठीक है। और काल का मतलब जो है वो समय से है। ठीक है। टेंस को 3 भागों में बांटा गया है। समझ लीजिए कि टेंस के जो पुत्र हैं, लड़के हैं, वो 3 हैं। ठीक है। यहां से एक पास्ट, एक प्रेजेंट और तीसरा जो है फ्यूचर। और यह जो इनके तीनों लड़के हैं वो अपने साथ अपने पिता का नाम लगा लेते हैं, यानी कि हो जाता है पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और ये जो है फ्यूचर टेंस। आप लोग समझ पा रहे होंगे कि टेंस के 3 लड़के, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस। और पास्ट टेंस का मतलब होता है भूतकाल, प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान काल और फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य काल। और समय को इन्हीं 3 भागों में बांटा गया है। हिंदी में अगर हम लोग समझे तो समय को भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल में बांटा गया है, क्योंकि अब इससे तो ज़्यादा होंगे नहीं। और इसी चीज़ के लिए जो हम लोग टेंस को पढ़ते हैं, इंग्लिश को आसान करने के लिए, समझने के लिए, जैसे कि कल मैंने खाना खाया था। अब इस चीज़ को ट्रांसलेट करना है, अनुवाद करना है अंग्रेजी में, तो किस प्रकार से हम लोग करेंगे, कैसे पहचानेंगे कि ये कब का जो है वाक्य है, मतलब कि अतीत का है, वर्तमान का है, या फिर अभी अभी का बात हो रहा है, जैसे कि वर्तमान का बात हो रहा है, या फिर भविष्य का। तो पहचानने के लिए भी कुछ चीज़ें होती हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए टेंस को पढ़ा जाता है, समझा जाता है, जिससे कि अंग्रेजी में अनुवाद किया जा सके किसी भी वाक्य का, किसी भी सेंटेंस का। ठीक है। अब इन तीनों के 4 लड़के हैं तो वैसे 4 ही, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। और इन चारों के साथ इन 3 पिताओं का नाम लग जाता है, कुल हो जाते हैं 12। ठीक है। और आप सभी लोग घबराइए मत, क्योंकि यह वीडियो जो है डिवाइड करके लगभग 4 से 5 या फिर 3 से 4 वीडियो में करके हम लोग पूरे टेंस को पढ़ेंगे। एक वीडियो अगर हम सभी लोग पढ़ें और बनाएं तो आप सभी लोग बोरिंग हो जाइएगा और अच्छे से पढ़ नहीं पाइएगा। और मुझे भी थोड़ा सा कठिन होगा इतने लंबा वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए। सो आप लोग टेंशन ना लीजिए, और जो इस टेंस का टेंशन है पूरी तरह से खत्म होगा, यह मेरा यकीन है। आप सभी लोग वीडियो को अंत तक देखते रहिए। आप लोग चाहें तो कॉपी कलम पर लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और वैसे आप सभी लोग देखिए, देखते रहिए। देखिए, इन तीनों के जो पुत्र होते हैं वो होते हैं इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, कंटिन्यूअस। ठीक है। और इन चारों के साथ
इन चारों के साथ इनके पिताओं का नाम यानी कि पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस का नाम जुट जाता है, तो ये हो जाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। और इसी प्रकार से इस प्रेजेंट की जगह पास्ट जुट जाएगा, फ्यूचर जुट जाएगा, तो हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक उसी प्रकार से हो जाएगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। और इन चारों का जो है एक अलग अलग पहचान होता है। जैसे कि मान लीजिए किस प्रकार से हमें पता चलेगा कि यह जो वाक्य है, जैसे कि मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, इस वाक्य में हम लोग किस प्रकार से पहचान करेंगे कि जो ये वाक्य है ये प्रेजेंट टेंस का है, फ्यूचर टेंस का है या फिर पास्ट टेंस का है, ठीक है। तो पास्ट टेंस का चुका है, चुकी है वाला पहचान आता है, ठीक है। और प्रेजेंट का जो है अभी वर्तमान में जो हो रहा है वाला पहचान आता है। और जो भविष्य का है वो गागी मतलब कि होगा, होगी, इस प्रकार का जो है पहचान आता है। अब हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पढ़ेंगे और प्रेजेंट कंटिन्यूअस को, यानी कि कुल मिलाकर कहने का मतलब है कि प्रेजेंट टेंस को हम लोग पढ़ेंगे तो चार प्रकार से पढ़ेंगे, ठीक है। इंडेफिनिट करके, कंटिन्यूअस करके, परफेक्ट करके और परफेक्ट कंटिन्यूअस करके। इंडेफिनिट का मतलब होता है कि अनिश्चित है, ठीक है, निश्चित नहीं है। कंटिन्यूअस का मतलब होता है कि लगातार हो रहा है। परफेक्ट का मतलब होता है कि पूर्ण हो चुका है। अब परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब होता है कि होने वाला है, ठीक है। तो आइए हम लोग अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पढ़ते हैं, इसके पहचान को देखते हैं, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम लोग यहां से लिखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। एक आध स्पेलिंग इधर उधर हो तो आप सभी लोग बुरा ना मानिएगा, वैसे टेंस, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है और इसका पहचान जो है वो क्या होता है, तो आइए हम लोग देखते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो होता है वह यहां से हम लिख रहे हैं, आप सभी लोग अगर चाहे तो नोट कर सकते हैं। किसी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूं, ती हूं अगर दिखे तो यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान होता है। कहने का मतलब है कि इंडेफिनिट टेंस में आदत के तौर पे काम होता है। जैसे कि मैं खेलता हूं, जैसे कि मैं खेलता हूं, मैं दौड़ता हूं, मैं पढ़ता हूं, मैं खाता हूं, ये एक आदत के तौर पे हो गया। ये एक आदत जैसी बात हो गई कि मैं ये काम करता हूं। और जो मान लीजिए कि अभी कर रहा हूं,
मैं खाना खा रहा हूँ, ये आदत वाली बात नहीं हुई, ये कंटिन्यू अभी निरंतर चल रहा है, ये दूसरी बात हुई। ठीक है, तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ताहे तीहे ते हैं पहचान होता है। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस साथ में एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, ये जो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सूत्र कह सकते हैं आप लोग, स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इसी स्ट्रक्चर के माध्यम से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य को सॉल्व किया जाता है। जैसे कि ये जो है सवाल जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, जैसे कि मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। तो ठीक है, इसको किस प्रकार से हम लोग बनाएंगे, तो इसको हम लोग इस स्ट्रक्चर के माध्यम से हम लोग बनाएंगे। लेकिन इस स्ट्रक्चर को आइए हम लोग समझते हैं किस प्रकार से हम लोग बनाएंगे इस स्ट्रक्चर के माध्यम से। तो सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, यानी कि ये जो है, और वर्ब का मतलब होता है क्रिया। ठीक है, कौन सी काम हो रही है। ठीक है, तो पढ़ाना जो है वो काम है। ठीक है, और ऑब्जेक्ट जो है, कर्म जो है वो अंग्रेजी है। ठीक है, आई टीच इंग्लिश होगा मतलब कि इसका, तो पढ़ाना जो है, पढ़ाता हूँ, वो जो है वर्ब है। ठीक है, और ऑब्जेक्ट जो है वो अंग्रेजी है। ठीक है, तो ये वर्ब सब्जेक्ट के साथ इस इंडेफिनिट टेंस में वर्ब वन का प्रयोग किया जाता है। और वैसे बता दें आप सभी को कि वर्ब का जो है 5 फॉर्म होता है। ठीक है, वर्ब वन, वर्ब टू, वर्ब थ्री, जैसे कि मान लीजिए वर्ब वन, वर्ब टू, वर्ब थ्री, वर्ब फोर और वर्ब 5, ये 5 फॉर्म होते हैं। किंतु हम लोग इस चीज को आगे पढ़ेंगे, आगे देखेंगे, और आप सभी लोग समझिए कि वर्ब के साथ एस या ईएस का प्रयोग किस प्रकार से किया जाएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग इसको थोड़ा मिटा लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा था मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। ठीक है, इसको किस प्रकार से बनाएंगे, तो हम लोग इस स्ट्रक्चर के माध्यम से बनाएंगे। और स्ट्रक्चर जो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, एस या ईएस का प्रयोग हम लोग किस प्रकार से करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, उसी चीज को हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है, अब वर्ब का जो है फॉर्म 5 होता है, 5 होता है, लेकिन इसमें वर्ब वन का प्रयोग होता है और इन चारों का प्रयोग अलग अलग प्रकार से होता है। और वर्ब के साथ एस या ईएस का जो प्रयोग होता है वो अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो तो एस या ईएस का प्रयोग नहीं होता है, और सब्जेक्ट जो हो सिंगुलर होता है तो जो है एस या ईएस का प्रयोग होता है। अब इसको हम लोग समझेंगे कि सब्जेक्ट को किस प्रकार से हम लोग पहचाने कि ये प्लूरल है या फिर सिंगुलर है। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं, समझते हैं इसको ग्रामेटिकल पोर्शन के हिसाब से। ठीक है, यहां से फर्स्ट पर्सन हम लोग लिख लेते हैं, सेकेंड पर्सन, और ये थर्ड पर्सन। ठीक है, तो सेकेंड पर्सन देखिए यहां से हम लोग लिख रहे हैं, फर्स्ट पर्सन में आ जाएगा आई और वी, सेकेंड पर्सन में आ जाएगा यू, थर्ड पर्सन में आ जाएगा ही, सी, इट, दे, और कोई नाम समझ लीजिए, एक नाम। ठीक है, तो किस प्रकार से हम लोग पहचाने कि सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है और सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है या फिर प्लूरल है। ठीक है, तो यहां से सब्जेक्ट जो है फर्स्ट पर्सन में आई और बी रहे
तो ये एक्सेप्शन है, ठीक है। इसके साथ हम लोग एस या ईएस का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। यू के साथ भी हम लोग सेकंड पर्सन है, प्लूरल है, तो एस या ईएस का प्रयोग नहीं कर सकता। थर्ड पर्सन में भी कुछ सिंगुलर और प्लूरल है, उसके साथ भी हम लोग नहीं कर सकते हैं। एस या ईएस का जो प्रयोग हम लोगों को करना है, ही, सी, इट और कोई एक नाम के साथ हम लोग एस या ईएस का प्रयोग कर सकते हैं। अगर अनेक नाम हो, दो नाम हो, तीन नाम हो, तो एस या ईएस का प्रयोग हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो आइए अब हम लोग इस जो है वाक्य को हम लोग बनाकर देखते हैं किस प्रकार से यह जो बन रहा है, ठीक है। इसके स्ट्रक्चर को हम लोग यहाँ लिखते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस एस या ईएस इसमें जोड़ दे रहा है हम लोग, प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। और एस या ईएस का प्रयोग भी जरूरत के हिसाब से किया जाता है। जहां एस का प्रयोग हो वहां पे एस किया जाता है, जहां ई एस का प्रयोग हो ए एस किया जाता है। वो डिपेंड करता है वर्ब्स पे, मतलब कि क्रिया पे, जो है वर्ड मीनिंग पे, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए यहां से डांस, डांस ये सी है, डांस। अब मान लीजिए कि आपका सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है और उसमें डांस कहीं पे दिया हुआ है, डांस लिख रहे हैं हम लोग, तो अब ई एस तो जोड़ेंगे नहीं, हम लोग केवल एस जोड़ देंगे तो ई एस वाला बात हो जाएगा। अगर प्लूरल होगा तो हम लोग छोड़ देंगे केवल डांस लिख कर ही। अब जैसे मान लीजिए कि कहीं डू लिखना हो, डू, और सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है, तो हम लोग यहाँ से केवल DOS नहीं लिखेंगे, बल्कि इसके साथ हम लोग ES का प्रयोग करेंगे। तो ये जरूरत के अनुसार एस या ES का प्रयोग होता है। बाकी जो वर्ब के साथ एस या ES का प्रयोग होता है वो सिंगुलर होने के साथ ही, सब्जेक्ट जो सिंगुलर होता है उसके साथ ही प्रयोग किया जाता है। और किसके साथ किया जाएगा तो आप लोग याद कर लीजिए कि ही, सी, इट या फिर कोई एक नाम के साथ एस या ES का प्रयोग किया जाएगा, अन्यथा एस या ईएस का प्रयोग नहीं किया जाएगा। केवल सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट के माध्यम से ही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सवाल को बनाया जाएगा, ठीक है। अब आई का स्पेलिंग होता है, वर्ड मीनिंग होता है, सॉरी मैं का होता है वर्ड मीनिंग, वो होता है आई, ठीक है, आई। अब जैसे है मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, सॉरी ये गलती से लिख दिया है, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो अंग्रेजी का क्या होगा, इंग्लिश होगा, पढ़ाना क्या होगा तो टीच होगा, और पढ़ना का रीड होता है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यानी कि कर्ता होता है, वर्ब का मतलब क्रिया होता है, और ऑब्जेक्ट का मतलब कर्म होता है कि कौन सा काम, तो काम अंग्रेजी है, मैं पढ़ाना, मेरा ये जो है अंग्रेजी पढ़ाना काम है, ठीक है। बोल रहा है सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर्ब क्या होगा तो वर्ब पढ़ाता होगा, ठीक है, पढ़ाना होगा। और पढ़ाने का जो है वर्ड मीनिंग क्या होता है, स्पेलिंग क्या होता है तो टीच होता है, ठीक है। तो TEACH, ठीक है, ये जो है एक्सेप्शन है, ठीक है। फर्स्ट पर्सन का जो है ये वर्ड है, आई और बी के साथ हम लोग एस या ईएस का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, सो हम यहाँ से एस या ईएस का जो है प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। केवल टीच लिखेंगे, टीचेस नहीं लिखेंगे, टीच नहीं लिखेंगे, ठीक है। आई टीच अंग्रेजी का इंग्लिश, ठीक है, लिखिए इंग्लिश इस प्रकार से, ठीक है। और फुल स्टॉप हम लोग देना नहीं छोड़ेंगे, फुल स्टॉप से पता चलता है कि हाँ सेंटेंस का यहाँ पे एंड हो रहा है, ठीक है। कुछ इस प्रकार से आई टीच इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। जैसे और दो चार हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के, जैसे कि वह खाना पकाती है, वह खाना पकाती है। इसको हम लोग किस प्रकार से बनाएंगे तो इसको भी हम लोग, इस वाक्य को भी सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, एस या ईएस तो सिंगुलर हो तो हम लोग जोड़ेंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के साथ हम लोग इसको बनाएंगे, ठीक है। आप सभी लोग ध्यानपूर्वक देखते रहिएगा। तो सब्जेक्ट क्या है, वह खाना पकाती है, यानी कि बात स्त्री का है, लड़की का है, तो वह का जो है वर्ड मीनिंग स्पेलिंग हम लोग क्या यूज करेंगे, ही नहीं बल्कि सी यूज करेंगे, क्योंकि बात स्त्री का हो रहा है, सो हम लोग यूज करेंगे सी। सब्जेक्ट बोल रहा है, सब्जेक्ट हम लोग सी दे दिए, बोल रहा है वर्ब, वर्ब क्या है पकाना, ठीक है, पकाना, पकाने का वो जो वर्ड मीनिंग होता है वो होता है कुक, ठीक है, COOK होता है, ठीक है।
कुक, ठीक है। और खाना का क्या होता है, तो फूड होता है, ठीक है। खाने का बात नहीं बल्कि पकाने का बात हो रहा है, सो हम लोग खाना का फूड लिखे हैं लोग। अब देखिए इसमें हम लोगों को पकड़ना है एस या ई एस लगेगा या फिर नहीं लगेगा। तो देखिए सी जो है वो सिंगुलर है, यहाँ पर किसी अन्य का बात नहीं बल्कि एक स्त्री का बात हो रहा है, वह खाना पकाती है, ठीक है। तो सी कुक्स, ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है, सो उसलिए हम लोग सब्जेक्ट के साथ एस या ई एस का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर ई एस हम लोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है, गलती हो जाएगा, तो इसलिए हम लोग केवल एस का प्रयोग करेंगे। सी कुक्स फूड, ठीक है, ये फूड भी लिख सकते हैं, थोड़ा ज़्यादा बेहतर लगेगा, सो हम लोग यहाँ पे लिखे हैं सी कुक्स फूड, ठीक है। अब उसी प्रकार से हम लोग एक और वाक्य को देखते हैं, जैसे कि मोहन और रोहन नाचते हैं, ठीक है। मोहन और रोहन नाचते हैं, ठीक है। अब इसको हम लोग किस प्रकार से बनाएंगे भाई, यहाँ पे दो नाम दे दिया है, बनाएंगे हम लोग उसी स्ट्रक्चर के साथ, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या बताया, हमने बताया कि अगर ही सी इट या फिर कोई एक नाम हो तो एस या ई एस का प्रयोग हम लोग वर्ब के साथ करेंगे, अन्यथा हम लोग नहीं करेंगे। सो यहाँ से हम लोग लिखेंगे कि मोहन एंड रोहन नाचना का डांस, ठीक है। अब यहां से ये जो है दो नाम है, प्लूरल है, सब्जेक्ट जो है प्लूरल है, ठीक है। इसके लिए हम लोग ये जो वर्ब है, क्रिया है नाचना, इसके साथ हम लोग एस या इस का प्रयोग नहीं करेंगे, जिससे कि हम यहाँ पे बताएं कि कहीं डांस आ गया, मान लीजिए सपोज डांस आ गया, तो एस या इस का प्रयोग तो हम लोग कर सकते हैं, किंतु सब्जेक्ट जब सिंगुलर हो तब, प्लूरल के साथ नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे दो नाम है, सो डांस के साथ हम लोग एस या इस का प्रयोग नहीं कर सकते हैं और फुल स्टॉप हम लोग दे देंगे। उम्मीद करते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस को आप लोग समझ चुके होंगे। और आगे हम लोग देखते हैं निगेटिव सेंटेंस को। निगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक, और हम लोग अभी फिलहाल सकारात्मक पढ़ रहे थे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव, जो क्या वाला होता है, वाक्य में क्या जुट जाता है, उस चीज को हम लोग देखेंगे। और क्या हम लोग पढ़ रहे हैं, तो प्रेजेंट टेंस, और इसके चार बच्चों में से एक को हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। यहां से पढ़ रहे हैं हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। अब इसमें हम लोग पॉजिटिव सेंटेंस को पढ़ लिए, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे निगेटिव सेंटेंस को, ठीक है। उसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। उसके बाद से आता है इंट्रोनिगेटिव और WH वाला आता है, लेकिन हम लोग फिलहाल इतने चीजों को, तीन को ही पढ़ेंगे। और आप सभी लोग अगर ये समझ गए तो इंट्रोनिगेटिव और WH वाले सवाल को भी समझना बिल्कुल ही आसान हो जाएगा। और उसके लिए अभी आप सभी को हम बताएं तो यहाँ नहीं बल्कि यहाँ से जाएगा, ठीक है। सो आप सभी लोग इसको ही समझिए। तो आइए हम लोग अब इसको देखते हैं। इसका जो है स्ट्रक्चर क्या होता है, पहचान सेम रहेगा, ताहे तीहे ते हैं, ठीक है। ताहू तीहू पहचान तो सेम रहेगा, क्योंकि हम लोग प्रेजेंट टेंस के प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पढ़ रहे हैं। अभी पहले वाले ही बच्चे को पढ़ रहे हैं, इसमें अभी बाकी है पढ़ना कंटिन्यूअस, परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है।
तो इसलिए हम बताएं कि वीडियो को लाइन बाई लाइन करके 3-4 डिवाइड करके 3-4 वीडियो में हम लोग इसको पढ़ेंगे, टेंस को, पूरे टेंस को खत्म करेंगे, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस डू या डॉज प्लस नॉट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहां से हम लोग लिख सकते हैं सब्जेक्ट प्लस एच भी हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट, सॉरी वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। बात सेम है, हेल्पिंग वर्ब के जगह डू या डज का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। और जो रहा बात एस या ईएस वाला, जो हम लोगों ने पहले पढ़ा था सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये नॉट जुटा है निगेटिव यानी कि नकारात्मक। जैसे कि पहले सवाल देख लीजिए तभी आप सभी को समझ में आएगा। जैसे कि मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ाता हूं, ठीक है। ये नकारात्मक वाला सवाल हुआ, निगेटिव सेंटेंस हुआ, ठीक है। इसमें नहीं जुट चुका है और नहीं जुटने के कारण यहां पर हेल्पिंग वर्ब डू या डज प्रयोग किए जा रहे हैं स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। और देखिए ये डू जो है वो प्लूरल के साथ यूज होगा और डज जो है सिंगुलर के साथ यूज होगा, क्योंकि पहले वाले जो हमने स्ट्रक्चर पढ़ा इंडेफिनिट टेंस का, जो पॉजिटिव सेंटेंस पढ़ा उसमें हेल्पिंग वर्ब के साथ नहीं बल्कि वर्ब के साथ एस या ईएस का प्रयोग किया जा रहा था, लेकिन इसमें हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया के साथ एस या ईएस का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। तो ये जो है स्ट्रक्चर है, आप सभी लोग ध्यान से देख लीजिए और हम इस सवाल को सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ से हमने बताया कि मैं का जो अंग्रेजी होता है वो होता है आई, ठीक है। और आई वी के साथ हम लोग एस या ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं, यू के साथ नहीं करते हैं, दे के साथ नहीं करते हैं, केवल जो हमें एस या ईएस का जो प्रयोग करना है यानी कि कह सकते हैं हम लोग डज का जो प्रयोग करना है और डू का प्रयोग करना है। डू का प्रयोग आई वी यू दे के साथ कर सकते हैं और डज का प्रयोग ही सी इट और कोई एक नाम के साथ हम लोग करेंगे, ठीक है। आई डू सब्जेक्ट आई हेल्पिंग वर्ब डू या डज में से एक, डू प्लस जो है वो नॉट हम लोग यूज करेंगे। आई डू नॉट पढ़ाना का टीच, अंग्रेजी का इंग्लिश। आई डू नॉट टीच TEACH टीच इंग्लिश, ठीक है। ENGLISH आई डू नॉट टीच इंग्लिश, मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ाता हूं, ठीक है। अब एक और वाक्य को हम लोग देखते हैं समझने के लिए। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग यहां तक समझ गए होंगे। डू और नॉट का प्रयोग किस प्रकार से करना है इस स्ट्रक्चर के माध्यम से आप लोग समझ गए होंगे। एक एग्जाम्पल और देखिए, जैसे कि वह खाना नहीं पकाती है। सवाल वही है, केवल नकारात्मक है इसलिए हम लोग नहीं जोड़ दे रहे हैं, निगेटिव है इसलिए नहीं जोड़ दे रहे हैं। वह खाना नहीं पकाती है। एक और लिख लेते हैं, मोहन और रोहन नहीं नाचते हैं, ठीक है। अब इसको हम लोग इसी स्ट्रक्चर के माध्यम से बनाएंगे। बोल रहा है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हम लोगों का सिंगुलर है, ठीक है। इसमें अन्य लोगों का बात नहीं है, केवल एक स्त्री है, पकाती है, ठीक है। तो हम लोग सी का प्रयोग करेंगे, सी। अब यहां से हेल्पिंग वर्ब जो होगा प्रयोग डू या डज में से सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है, सो हम लोग डज का प्रयोग करेंगे, सी डज। हेल्पिंग वर्ब क्या है आगे, नॉट है, ठीक है। क्योंकि निगेटिव हम लोग पढ़ रहे हैं, पॉजिटिव पढ़ लिए, निगेटिव हम लोग पढ़ रहे हैं, सो डज नॉट कुक ए फूड। एस का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि हेल्पिंग वर्ब में एस या ईएस का प्रयोग हो चुका है, ठीक है। कुक का मतलब पकाना, ठीक है। कुक फूड, कुक ए फूड
फुल स्टॉप दे देंगे हम लोग। आप सभी लोग देख पा रहे होंगे कि अगर स्ट्रक्चर समझ में आ गया, पहचान समझ में आ गया, देखिए पहचान वही है, ताहे तीहे वाला है, क्योंकि हम लोग अभी पढ़ रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। ताहे तीहे तेहे ताहू तीहू पहचान याद रहे और स्ट्रक्चर याद रहे तो टेंस के हर एक सवाल को बनाना बहुत ही इजी है, ठीक है। आइए हम लोग अगले जो है वाक्य को देखते हैं, सेंटेंस को देखते हैं। बोल रहा है मोहन और रोहन नहीं नाचते हैं। सवाल सेम है, बस इसमें नकारात्मक नहीं, निगेटिव जो है वो जुट चुका है, ठीक है। मोहन और रोहन दो नाम है, इसके लिए हम लोग डॉज का प्रयोग नहीं करेंगे, हेल्पिंग वर्ब में डॉज का प्रयोग नहीं बल्कि डू का प्रयोग करेंगे, क्योंकि प्लूरल है, सब्जेक्ट ही प्लूरल है, कर्ता ही शुरुआत का जो है वो ही प्लूरल है। तो यहां से हम लोग प्रयोग करेंगे मोहन एंड रोहन डू नॉट डांस, ठीक है। मोहन और रोहन नहीं नाचते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग पॉजिटिव को जिस प्रकार से समझे उसी प्रकार से निगेटिव को भी समझ गए होंगे। और आइए हम लोग आगे पढ़ते हैं इंट्रोगेटिव, ठीक है। इंट्रोनिगेटिव को हम लोग किसी हो सकता है अगले वीडियो में पढ़ें, इंट्रोनिगेटिव और WH के सवाल को हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी आप सभी लोग इतना ही समझिए। और यहाँ तक ही वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, बस 2 मिनट का काम और है। आप सभी लोग इंट्रोगेटिव देख लीजिए, उसके बाद से हम लोग फिर अगले वीडियो में कंटिन्यूअस के ऊपर, परफेक्ट के ऊपर और परफेक्ट कंटिन्यूअस के ऊपर लेकर आएंगे। उसके बाद हम लोग पास्ट टेंस को पढ़ेंगे, फिर फ्यूचर टेंस को पढ़ेंगे, लाइन बाई लाइन करके हम सभी चीज़ों को पढ़ेंगे। बस आप सभी लोग टेंशन ना लीजिए, इस टेंस का टेंशन को हमेशा हमेशा के लिए दूर करना है, सो थोड़ा सा समय तो लगेगा। आइए हम लोग आगे पढ़ते हैं, इसी चीज को हम लोग पढ़ते हैं। बोल रहा है इंट्रोगेटिव, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव में क्या जुट जाता है, ठीक है। जैसे क्या मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, क्या मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ाता हूं, अगर क्या और नहीं दोनों लगा तो समझ लीजिए कि इंट्रो निगेटिव हो गया, ठीक है। तो यहां से हेल्पिंग वर्ब इसका होता है डू या डॉज प्लस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब तो प्रयोग हो गया है, जैसा कि यहाँ पे एच भी हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ से ये जो है प्लस मान लीजिए क्वेश्चन मार्क, क्योंकि यहाँ पर क्या जुट चुका है, सो क्वेश्चन मार्क हम लोग लेकर चलेंगे। जिस प्रकार से हम लोग फुल स्टॉप का प्रयोग करते आ रहे हैं उसी प्रकार से क्वेश्चन मार्क का भी प्रयोग हम लोग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से मान लीजिए कि इसको हम बना रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिए कि क्या मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, ठीक है। अब देखिए ये जो है स्ट्रक्चर है, ठीक है, किसका, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो जो है हेल्पिंग वर्ब जो है आप सभी को याद होगा कि डू या डॉज का प्रयोग सिंगुलर के साथ करना है और प्लूरल के साथ करना है। प्लूरल के साथ डू का प्रयोग करना है और सिंगुलर के साथ डॉज का प्रयोग करना है। सो हम लोग लिखेंगे डॉज। आई एम सॉरी, ये जो सेंटेंस है क्या मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, तो आई के साथ यहाँ पर डू का प्रयोग करना है, बट मिस्टेक से डॉज का प्रयोग हो गया है। सो आप सभी लोग इसे सुधार लीजिएगा, बिकॉज आई के साथ डू का ही प्रयोग किया जाएगा, डॉज का प्रयोग नहीं किया जाएगा, क्योंकि हम लोग पहले ही पढ़े थे इस सभी चीज़ों के बारे में। एक एग्जाम्पल और हम लोग लेकर चलते हैं। मान लीजिए यहाँ से हम लोग लिखते हैं क्या वह खाना पकाती है, क्या वह खाना पकाती है, यहाँ से क्वेश्चन मार्क लगेगा। तो इसी स्ट्रक्चर के माध्यम से हम लोग बनाएंगे हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। वह का बात है, एक स्त्री है, तो यहाँ से जाहिर सी बात है सी होगा और सी के साथ हम लोग डॉज का प्रयोग करेंगे। तो डॉज सी कुक ए फूड,
और क्वेश्चन मार्क हम लोग दे देंगे। उसी प्रकार से मोहन और रोहन, क्या मोहन और रोहन नाचते हैं? क्या मोहन और रोहन नाचते हैं? तो इसी चीज को हम लोग बनाएंगे। मोहन और रोहन प्लूरल है, क्योंकि सब्जेक्ट ही प्लूरल हो जा रहा है, सो हम लोग डू का प्रयोग करेंगे। नाचते हैं, क्या मोहन और रोहन नाचते हैं? सो उसके लिए हम लोग स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए प्रयोग करेंगे और लिखेंगे डू मोहन एंड रोहन ए डांस। क्या मोहन और रोहन नाचते हैं? तो इसी प्रकार से टेंस के इन सवालों को बनाया जाता है और टेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, सो इसके पहचान को याद रखना होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है ताहे ताहे तीहे ते हैं, ठीक है, कंटिन्यूअस में रहा है रही है, परफेक्ट में चुका है चुकी है पढ़ना होता है। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग यहां तक वीडियो को देखें, इसके लिए धन्यवाद। और आप सभी लोग समझ भी चुके होंगे बेहतरीन तरीके से, और आगे हम लोगों का टेंस के ऊपर वीडियो जारी रहेगा। सो वीडियो पसंद आया हो सो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने भाइयों बहनों तथा दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी प्रकार के वीडियो को देखने के लिए। आज के लिए सिर्फ इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।